नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान विदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में मदद करेगी, जैसे कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ हमारा ज्ञान विदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हैंड नोट्स और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे। तुम आज क्या करते हो, तुम्हारा कल उसी के ऊपर निर्भर है। तो अगर आज आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना ध्यान अपने गोल पे लगाएं, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें और मेहनत से और जोश के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। The billionaires Gautam Adani, HCL Technologies, Shiv Nadar, and Happiest Minds Technologies Ashok Sutta are the three Indians who have been named in the 16th edition of Forbes Asia's Hero of Philanthropy list। तो ये जो हमारे तीन कह सकते हैं एशियाज के हीरो के अंदर इनको जो है लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो इनके नाम वापस मैं रिपीट करती हूँ आपके सामने। गौतम अडानी जी, शिव नादर जी और टेक्नोलॉजी हैप्पीएस्ट की टेक्नोलॉजी अशोक सुटा जी, इन तीन भारतीय जिन्हों को फॉर्ब्स एशिया के हीरोज ऑफ द परोपकार सूची के अंदर 16वें संस्करण के अंदर इनको नामित किया है। वीना नायर जो है एक इंडियन ओरिजिन टीचर है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीचर है। वो हैज रिसीव्ड द 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज ऑफ एक्सीलेंसी इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ये कहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है बट इंडिया की ओरिजिन है। और इनको एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2021 के अंदर मिला था। कौन सा मिला था इनको अवार्ड, एजुकेटर ऑफ द ईयर। एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको 2021 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिला था। तो इनको जो है एजुकेशन के अंदर इस फील्ड के अंदर मिला है। अब बढ़ते थर्ड पे, स्वमय शिक्षण प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय वुमेन, जो उनको जो है चैंपियनशिप अवार्ड एट COP27 फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन। क्लाइमेट को किस तरह से हम क्लाइमेट को किस तरह से हम कम कर सकते, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारे अंदर, ये हमारे ग्लोबली के अंदर, उसको किस तरह से चेंज कर सकते, इन्होंने जो स्टेप्स उठाए तो वुमेन के द्वारा जो है इन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स उठाए जो क्लाइमेट के चेंज के अंदर क्या करेंगे, हेल्पफुल करेंगे। तो ये कौन सी संस्था है, तो स्वयं शिक्षक परियोजना प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वुमेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर ट्रेन किया था। तो 3 लाख वुमेन तक इन्होंने क्या किया है, ट्रेन किया है फॉर द क्लाइमेट के लिए। 3 लाख वुमेन तक को इन्होंने क्या किया है, वुमेन्स को ट्रेन किया है कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के अंदर हेल्प कर सकते हैं। अगर हम एसएसपी की बात करते हैं तो इन्होंने काफ़ी जगह पे इन्होंने जो है हेल्प किया है। जैसे कि अर्थक्वेक हुआ था गुजरात के अंदर, वहाँ पे इन्होंने हेल्प किया था। जो उत्तर यूपी के अंदर जो है हमारी वॉल्केनो सुनामी आई थी उसके अंदर इन्होंने हेल्प किया था। और अगर हम बात करते हैं बिहार के अंदर और जो केरला के अंदर जो 2018 के अंदर फ्लड आया था उसमें भी इन्होंने क्या किया था, अपना भागीदारी की थी उस चैलेंजेस को सही करने के अंदर। अगर हम इसकी बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो ये पूना महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि कौन सी है, जो कि है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये एक कोई जो लोगों का जो है समूह करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अगर इसकी डायरेक्टर की बात करते हैं तो उपमयु पाटिल इनके डायरेक्टर है। और अगर फाउंडर की बात करते हैं तो प्रेमा गोपालन इनके फाउंडर है। कौन है, प्रेमा गोपालन इनके फाउंडर है। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो कौन है इसके फाउंडर की बात करते हैं तो प्रेमा गोपालन इनके फाउंडर है।
और इसके अंदर एक एक्टिविस्ट भी है, एक्टिविस्ट भी है, उनका क्या नाम है, शीला पटेल। शीला पटेल एक एक्टिविस्ट है जो इनके साथ में काम करके इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है। तो ये हमारे किस में हेल्प करती है, मेनली ये क्लाइमेट एडेप्टेशन के अंदर हेल्प करती है। तो कोप 27 के अंदर जो है इस अवार्ड के बारे में बात की गई थी, उसी के द्वारा जो हुआ था। कोप 27 अभी कहाँ हुई थी हाल ही में, तो हाल ही में कोप 27 जो 2022 की है वो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी इजिप्ट के अंदर। कहाँ हुई थी, इजिप्ट के अंदर ये हमारी कोप 27 हुई थी। अब बढ़ते अगले पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेजेस रेपो रेट बाय स्मॉलर 35 BBPS एज अ फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन कंटिन्यू एमिड ग्रोथ वोस। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 BPS, BPS का मतलब क्या होता है, बेसिस पॉइंट। क्या होता है इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनके मैं बता दूं तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिस पॉइंट। जो बेसिस पॉइंट्स दिए जाते हैं कि मामूली वृद्धि की है क्योंकि विकास संकट के बीच मुद्रा के खिलाफ लड़ाई जारी है। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, ये कौन है हमारे, ये हमारे आरबीआई के कौन है, गवर्नर है शक्तिकांता दास जी। कौन है, शक्तिकांता दास जी हमारे गवर्नर हैं। और अगर इसको बात करें तो ये 1935 के अंदर आरबीआई एक्ट के द्वारा, 1934 आरबीआई एक्ट के द्वारा ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेपो रेट का मतलब क्या है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सी हमारी, एक ही है, आरबीआई। ये क्या करती है, अपना कुछ पैसा क्या करती है, लैंड करती है। कहाँ लैंड करती है, जो कमर्शियल बैंक्स होती है उसके अंदर क्या करती है, अपना पैसा लैंड करती है। अपना पैसा क्या करती है, आरबीआई लैंड करती है कमर्शियल बैंक के अंदर। इवन अगर कोई भी शॉर्टफॉल आ जाए, कभी भी कोई अगर आपदा आ जाए पैसों की, तो यहाँ से वो चीज़ क्या कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं। अगर आरआर बढ़ती है, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजिंग, यहाँ पे पीपल क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उससे ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे रेपो रेट जब बढ़ेगी, जब रेपो रेट बढ़ेगी तो पीपल का जो कंजप्शन है या जो प्रोडक्शन होगा, पीपल का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को क्या किया है, रेपो दर से 35 बेस के मामूली वृद्धि की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी की ग्रोथ को 5L23 के लिए 6.8%। तो 6.8% जो है आरबीआई ने जीडीपी की वृद्धि इतनी बताई है, और क्वार्टर 3 के साथ साथ 4.4% बताई है, और क्वार्टर 4 के लिए 4.2 होने का अनुमान लगाया है। अनुमान यहाँ पे इन्होंने लगाया। द एमएनसी हैज सेड दैट द रीजन वाज हीट विंड्स इमिटिंग फ्रॉम द प्रोटेक्टेड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन और टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। अब यहाँ पे ये बता रहा है की वृद्धि, या फिर कह सकते हैं ये स्लो डाउन, या फिर हम कह सकते हैं एमपीसी ने इसका रीजन क्या दिया है, इसका रीजन ये दिया है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब जो हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल जो 2-3 कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन चलती है, जैसे कि इंडिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर है, सॉरी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता ही है, जो फरवरी से चल रहा है और काफ़ी जो है लंबा चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली क्या हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह से फर्स्ट ये है ग्लोबल स्लोडाउन, टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जहां उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज के पास में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज को जो है फेस करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज के अंदर आपदा आने की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी आरबीआई ने कितना प्रोजेक्ट किया है 5 प्लान के लिए, 23 के लिए 6.8%, जो कि क्वार्टर 3 एट 4.4 और क्वार्टर 4 के लिए क्या बोला है, 4.2% बोला है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ने कितनी जीडीपी के, हमारे इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ को कितना एस्टिमेशन दिया है, तो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि 6.9% फ्रॉम 6, पहले इन्होंने 6.5% की थी, अब कितनी कर दी है, 6.9% इन्होंने क्या की है, हमारी भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान इतना लगाया है। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, ये क्या होता है, जो हमारे इंडिया के अंदर जितना भी कंजप्शन हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी स्पेंड हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा,
उनका समूह मिला के जो है वो हम निकालते हैं। तो अगर जीडीपी को हम फाइंड करते हैं, इकोनॉमी के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जीडीपी को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर हम जीडीपी को फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, जो हमारा जितना भी कंजप्शन हमने किया है, जितना भी हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, गवर्नमेंट ने कितना प्रोडक्शन किया है, वो प्लस इसमें क्या करते हैं, जितना हमने भेजा है किसी को चीज़ें बाहर, एक्सपोर्ट मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया और जितना हमने आयात किया है और कितना निर्यात किया है। तो जब आयात माइनस निर्यात होता है तब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इनको प्लस करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारी जीडीपी को फाइंड करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएस के अंदर। कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूएस के अंदर है। और अगर इसके हम डायरेक्टर की बात करते हैं, किसकी, डायरेक्टर की बात करते हैं, तो इसके डायरेक्टर कौन है, डेविड मेलपास। कौन है, डेविड मेलपास इनके डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 6.9% हमारी जीडीपी का अनुमान लगाया है। अब बढ़ते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ी रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला जो है, द स्क्वायर किलोमीटर एरी, इसका नाम क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरी हैज बिगन इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 3 डिकेड्स। तो यहाँ पे ये बोला है 3 दशकों के बाद ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन द स्क्वायर किलोमीटर एरी। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेडियो के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्लांट लगाया, कहाँ पे, ये कहाँ लगाया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगाया, जो कि 30 ईयर्स के बाद में लगाए हैं। डिकेड्स का मतलब होता है जो 10 ईयर्स होते हैं, कितने, 10 ईयर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकेड्स। ओके, अब बढ़ते, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नेम्स गॉबलिन मोड इट्स वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है गॉबलिन मोड को हमारे वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर को खिताब दिया है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पहली बार जो है क्या हुआ, पब्लिक वोटिंग के द्वारा जो है वर्ड को क्या किया, चुना गया है, किसके द्वारा, पब्लिक वोटिंग के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम पब्लिक वोटिंग के द्वारा, तो फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक की वोटिंग के द्वारा, पब्लिक की वोटिंग के द्वारा हमने क्या किया है, वर्ड का नामांकन किया है कि कौन फर्स्ट पे आएगा। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आपको पता चल गया है गॉबलिन मोड है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आया है मेटावर्स, मेटावर्स जो है वो सेकंड नंबर पे आया है। और अगर थर्ड की बात करते तो ये आया है आई स्टैंड विथ, क्या आया है, आई स्टैंड विथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड नंबर पे वर्ड आया, ठीक है। और अगर हम बात करते गॉबलिन को क्या हुआ था कि इसको जो है 93% इनको वोट मिला था, 93% प्रतिशत इनको जो है वोटिंग के अंदर मिला था। अगर हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था, तो अगर 2021 की बात करते हैं 2021 के अंदर जो है हमारा वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब किस वर्ड को दिया था, तो ये दिया था वैक्स को, किसको, वैक्स को जो है खिताब दिया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नीति आयोग होल्ड्स नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर नीति आयोग ने सॉइल हेल्थ को क्या किया है, उसका कॉन्क्लेव किया है। अगर यहाँ बात करें थी, नीति आयोग ने सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन किस पे किया है, तो सॉइल हेल्थ को किस तरह से मैनेज किया जाए सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, तो हमारे इंडिया, हमारे ग्लोबली के अंदर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर on 5 December to raise awareness on the importance of healthy soil। सॉइल को किस तरह से हेल्दी बना सके, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो हम कह सकते हैं उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको कुछ ना हो, उसको कैसे हेल्दी बनाए, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये बनाया जाता है।
द सपोर्टिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, किस तरह से सस्टेनेबल मैनेजमेंट से करें ऑफ सॉइल रिसोर्सेज को यूज करें और अवेयरनेस फैलाए हम ऑन सॉइल रिलेटेड इश्यूज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से हेल्दी सॉइल करें और किस तरह से सॉइल को क्या करें, हम उसकी अवेयरनेस फैलाए कि सॉइल को हमें क्या नहीं करना है, हमें उसको जो है एक उसकी प्रोडक्शन जो है, उसका जो फर्टिलिटी उसको डिक्रीज नहीं करना है। तो उसके लिए हम इसको मनाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे, नीति आयोग ने क्या किया है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग के पर्पस को क्या है, फोकस करके ये सॉइल हेल्थ के ऊपर इन्होंने एक बनाया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉइल की, तो ये जो है एक अमृत महोत्सव के लाइन के ऊपर बना है। किसके ऊपर, अगर हम बात करते हैं जो हमारा अमृत महोत्सव हमने मनाया है, अमृत महोत्सव के साथ साथ चलने का, अमृत महोत्सव के अंदर क्या करता है, ये एक भागीदारी बनता है कि अमृत महोत्सव को हम किस तरह से अमृत बना सके। ठीक है, यहाँ पे हमारे नीति आयोग ने होल्ड किया है और यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे यहाँ पे कौन मिनिस्ट्री है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र तोमर जी जो है हमारे मिनिस्ट्री है किसके, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर के। और अगर यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग के साथ में कौन कौन सी संस्था जुड़ी है, तो जर्मन की एक संस्था है, उन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है और इन दोनों ने मिलकर नेशनल कॉन्क्लेव इस पे बनाई है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये सोशल सॉइल की अवेयरनेस फैलाने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल हमारा क्या होता है कि जो क्रॉप की अगर हमें उसकी प्रोडक्शन या उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लोग काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। आपको पता है कितने सारे केमिकल्स, कितने सारे पेस्टिसाइड, कितने सारे कैसे फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कॉजेज में क्या आते हैं अगर हम बात करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, जब फर्टिलाइजर और केमिकल्स को हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका कारण क्या आ जाता है, उसका कारण आता है कि सॉइल की फर्टिलिटी में क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी में डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी में डिक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारी क्रॉप के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में वो नहीं उगती है। और ये जो मिशन है नेचुरल फार्मिंग का, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करेगा। किसको बेनिफिट करेगा, एनवायरनमेंट को भी, जो हमारे वातावरण को भी क्या करेगा, ये हमारा हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, इंडिया के नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी हमारे इंडिया के अंदर बना है। और उसके अंदर जो है 22 सॉइल हेल्थ कार्ड भी बन गए, 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, नेशनल, हमारे इंडिया के अंदर नेशनल मिशन जो है वो ऑन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो 22 करोड़ जो है 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके। सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब कि जो आपकी सॉइल की बताता है कि कैसी हेल्थ है उसकी, किस तरह की आपकी सॉइल है, कितना उसके अंदर गुणवत्ता है, उसके बारे में ये बताता है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके हमारे चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे पीएम होते हैं, जो कि कौन है, नरेंद्र मोदी हमारे अभी पीएम है। तो यहाँ के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन हो गए, हमारे पीएम हो गए, ये मोदी जी। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सीईओ कौन है, तो सीईओ इसके कौन है, परमेश्वर अय्यर जी इनके सीईओ है। सीईओ की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर जी जो है वो कौन है, यहाँ नीति आयोग की क्या है, सीईओ है। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है, कॉपरेशन के अंदर प्रमोट करती है, बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सेक्टर्स है उनको हेल्प करती है, उनको कॉपरेट करती है, उनको सपोर्ट करती है बहुत सारी चीज़ों में। अगर मैं यहाँ पे इनिशिएटिव्स की यहाँ पे बात करती हूँ
तो मैं यहाँ अगर बात करती हूँ आपके सामने, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स निकालते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स निकालते हैं। अटल इनोवेशन मिशन हेल्थ इनोवेशन के अंदर ये क्या करते हैं, भागीदारी लेते हैं हेल्थ इनोवेशन के अंदर, ठीक है। और हमने क्या बात की थी, हमने बात करी थी यहाँ पे किसकी, अटल इनोवेशन मिशन की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालते कि कैसी हमारी गवर्नेंस है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी कौन निकालता है, हमारा नीति आयोग निकालता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हमारा नीति आयोग निकालता है। और बात करते हैं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी यही निकालता है। क्या निकालता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये हमने नीति आयोग की बात कर दी, जो आपका एक स्टैटिक पार्ट भी कवर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नीति आयोग ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर इन्होंने एक बनाई थी, आयोजित किया है। अब बढ़ते अगले आर्टिकल के ऊपर, इंडिया जर्मनी इंक डील ऑन कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इंडिया और जर्मनी ने क्या किया है, व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर समझौता किया है। तो यहाँ पे किस किस ने किया, इंडिया और जर्मनी ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये क्या है, तो ये क्या करता है, टू इंपॉर्टेंट वेज है। टू वे जो है, दो वे करता है, दो वे की बात करता है यहाँ पे, इंडिया और जर्मनी, जर्मनी और इंडिया। ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, स्टूडेंट को हेल्प करेगा, और स्टूडेंट, प्रोफेशनल, रिसर्चर्स, ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में मूवमेंट करेगा। जैसे कि अगर इंडिया के लोग जर्मनी में जाएंगे तो स्टूडेंट्स बन के जाएंगे अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको क्या क्या हायर एजुकेशन मिलेगी, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन किसकी मिलेगी, जर्मनी की मिलेगी। और ये क्या करेंगे, इंडिया के स्टूडेंट्स जर्मनी के अंदर जो भी टेक्निकली चीज़ें हो रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे इंडिया को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या मिलेगा, एक सहायता मिलेगी और आगे बढ़ने की अंदर टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे टू वे मूवमेंट है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, रिसर्चर्स। और ये ऑल्सो एड्रेस करता है कि कोई इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स ना हो। ये क्या करता है, इंटरनेशनली इंक्रीज करता है हायर एजुकेशन सिस्टम को, और ये वोकेशनल एजुकेशन को भी करता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इंटरनेशनली हायर एजुकेशन को, किसको, हायर एजुकेशन को, प्लस वॉलंटरी एजुकेशन को, किसको, वॉलंटरी एजुकेशन को भी ये हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे इन द रिसर्च प्रोग्राम इन जर्मनी, तो उससे भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे जर्मन के जो बिजनेस ओनर है वो भी क्या करेंगे, इंडिया के अंदर आते जाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। जिस तरह से अगर हम देखते हैं, जर्मनी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के अंदर। और अगर इंडिया और जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द यूरोप। तो जर्मनी जो है ये इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बात की है इंडिया और जर्मनी की बीच की। और अगर जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है, जिसमें अगर हम देखें तो 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है जर्मनी इंडिया के अंदर करता है। इन इंडिया जर्मनी इज न्यूली मोबिलिटी प्लान जो एक्सटेंड करेंगी रेजिडेंटी प्रमोट टू स्टूडेंट्स एंड 3,000 जॉब सीकर वाइज वीजाज एनुअली। ओके, अब बात करते हैं ईपीएफओ डाटा शोज 35% जंप इन फॉर्मल जॉब क्रिएशन इन H1 रिपोर्ट। अगर यहाँ बात करते हैं ईपीएफओ डेटा H1 में औपचारिक नौकरी सृजन में 35% की वृद्धि दिखाई है इस रिपोर्ट। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर सॉ 87 लाख न्यू फॉर्मल जॉब्स बीइंग क्रिएटेड अक्रॉस द कंट्री। तो फर्स्ट हाफ से करंट फाइनेंशियल में जो क्या हुआ, आंकड़ों के मुताबिक जो है क्या हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि की संगठन ने इसमें बढ़ावा बताया, हमें कितना बताया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें जो है बताया कि 35% जो है इंक्रीज हो गया है लास्ट ईयर के डाटा से।
तो यहाँ पे ईपीएफओ की बात की है तो यहाँ पे कितना हुआ है, 35% जो है क्या कह रहा है, जॉब क्रिएशन इसमें जंप किया है। अगर ईपीएफओ की बात करते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि मोर देन 25,000 कंपनीज भी यहाँ पे आई है। मोर देन 25,000 कंपनी ने भी क्या किया है, यहाँ पे जंप किया है, अगर यहाँ पे बात करते हैं। और हायर सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हायर सर्विस सेक्टर ईपीएफओ के अंदर कहाँ हमें दिखता है, तो वो हमें ईपीएफओ के अगर हम बात करते हैं इनके द्वारा, तो अगर यहाँ पे है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु जो हाईएस्ट सर्विस सेक्टर बात करते हैं, तो महाराष्ट्र कर्नाटका के द्वारा जो है यहाँ पे हायर सर्विस सेक्टर हमें दिखा गया है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, अब ये फॉर्मल सेक्टर क्या है, ये फॉर्मल जॉब क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। दिस इज द फॉर्मल डिफरेंशिएशन और ये हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल वो आपकी वो क्या कह सकते हैं, जॉब वो फॉर्मल होती है जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जब एम्प्लॉयर जो बिजनेसमैन होता है उसके बीच में और उसका जो वर्कर है उसके बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल एजुकेशन। उसके अंदर इसको वेजेस जो होती है वो क्या होती है, उसकी परमानेंट होती है। उसको पता होता है कि मेरी वेजेस इतनी होगी और इतनी होगी, हर महीने में मुझे इतना पैसा जो है उनका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन क्या होती है इसके अंदर, थर्ड ये होता है कि इनको लीगली और सोशली प्रोटेक्शन दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन काम कर रहा है और बिजनेसमैन की एक फैक्ट्री है और एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय को अगर कुछ भी हो जाता है तो फैक्ट्री एक्ट के दौरान या फिर एम्प्लॉय के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको एम्प्लॉयर के द्वारा उसको वेजेस, उसको जो है रेम्यूनरेशन उसको दिया जाएगा उस जो घटना हुई है उसके लिए। तो उसको क्या दिया जाएगा, हेल्थ के लिए पैसा दिया जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गई वो, आप उसके लिए सिक्योरिटी हो गई। तो यहाँ पे लीगल और सिक्योरिटी क्या है, लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पे लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी इनको दी जाती है। और अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल, तो ये क्या होती है, प्राइवेटली होता है और ये इनकी वेजेस क्या होती है, कोई मिनिमम, नो मिनिमम वेजेस, इनकी कोई मिनिमम वेजेस नहीं होती है। ये पर डे भी काम कर सकते हैं और पर डे काम भी नहीं करते और महीने भर भी काम कर सकते। इनको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, अनऑर्गेनाइज जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं हम, इसको बोला जाता है इनफॉर्मल जॉब्स को। और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वेजेस नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और यहाँ पे क्या होता है, इनको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती, लीगल और सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती है। अब अगर अनऑर्गेनाइजेशन से इनफॉर्मल सेक्टर का बात करती हूँ, तो जिस तरह से आजकल हम देखते हैं जोमेटो हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, ये घर जाके करते, तो इनकी क्या होती है, मिनिमम वेजेस नहीं होती है, वो पर डे पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है। उनको अगर कुछ हो भी जाता है तो उनकी कंपनी उनको इंसेंटिव्स नहीं देती है। तो दिस इज द ईपीएफ डाटा जिसने 35% जॉब फॉर्मल जॉब के अंदर इसने अपनी बताइए कि इतना जंप किया है। अब बात करते हैं हम, शी स्टैम 2022 एनकरेज स्टूडेंट टू अनलीश देयर इमेजिनेशन एज अ पार्ट ऑफ द स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक। तो हाल ही में स्वीडन इंडिया मेमोरियल नोबल मेमोरियल वीक हुआ है जिसमें शी स्टैम के जो है शी स्टैम 2022 का जो है एनकरेज किया स्टूडेंट को। अब किस पे किया है, तो अनलीश देयर इमिग्रेशन एज अ पार्ट ऑफ द दिस थिंग। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया और स्वीडन की, यहाँ पे शी स्टेम। अब ये पहले बात करते हैं शी स्टेम है क्या। अगर हम यहाँ पे स्टेम की फुल फॉर्म बात करते हैं, शी तो आपको पता ही है फीमेल होता है, या शी स्टेम। अब ये स्टेम क्या है, स्टेम की अगर बात करते हैं तो एस से आ जाता है साइंस, साइंटिफिक। टी से बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, ई से बात करते हैं तो इंजीनियरिंग, और एम से बात करते हैं तो मैथमेटिक्स। क्या बात करते हैं, ये आता है मैथमेटिक्स। तो ये है शी स्टेम। अब शी स्टेम का यहाँ पे क्या है, तो वुमेन को इन चीज़ों के अंदर क्या करना है, पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ाना है। ये जो है फ्लैगशिप स्कीम जो है, इवेंट जो है वो किसके द्वारा हुआ है, तो स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक के अंदर ये हुआ है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से,
इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम 100% का देखें तो 43% वुमेन्स ऐसी है जो इस फील्ड के अंदर जो है वो क्या कर सके, स्टडीज कर चुकी है, इस फील्ड के अंदर स्टडीज कर चुकी है 43%। और अगर हम देखें तो ये कंट्रीब्यूट कितना करती है हमारे जीडीपी के अंदर, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ये कंट्रीब्यूट करती है ओनली 17%। कितना? सिर्फ 17% जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है। और पार्ट कितना लेती है? 43% स्टडीज करती है, बट उसका जो प्रोडक्ट कितना आता है, इसका प्रोडक्ट जो है वो पार्टिसिपेशन इसका कितना होता है? ओनली 17%। अब ये 17% है क्यों? आपको पता होगा इंडिया क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स को काम नहीं करना चाहिए और मेंस को ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं वुमेन्स का डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई रोल नहीं माना जाता है, वुमेन्स के ऊपर इतना दबाव लगा रहता है कि इनको घर का भी काम करना चाहिए और बाहर का भी काम करना चाहिए। इसकी वजह से इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी या फिर कह सकते हैं इनकी जो एबिलिटी है वो हमें कम दिखती है। शेयर सिर्फ 14% 17% होता है। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी ज्वाइन किए, डाले गए, जैसे कि हम बात करते हैं विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम कौन सी? अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, किसकी? इनिशिएटिव्स की जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर विज्ञान ज्योति स्कीम, ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो गर्ल्स होती है ना 11th-12th, जो गर्ल्स होती है इन द स्कूलिंग पीरियड के अंदर, उसमें इनको बढ़ावा दिया जाता है कि आप जो है इन सब्जेक्ट्स को आप ले और इन आगे जो है टेक्नोलॉजी के अंदर काम करें। तो यहाँ पे क्या करती है, एक बढ़ावा का काम करती है, वुमेन्स की एनकरेज करती है, वुमेन्स को एम्पावर करने का काम करती है। क्या करती है? एम्पावर करने का काम करती है। एक किरण नाम की भी स्कीम है, किरण नाम की भी स्कीम है जो इसके अंदर हेल्प करती है। और एक स्कीम और है, दैट इज द गति स्कीम। कौन सी? गति स्कीम। इसके अंदर क्या करते हैं, जेंडर इक्वलिटी को लेकर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी कह सकते हैं जेंडर की इक्वलिटी के बारे में काफ़ी चर्चा चलती रहती है। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? तो जेंडर इक्वलिटी ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों को जो है एक ही जैसा रोल, एक ही जैसा पार्टिसिपेशन, एक ही जैसी महत्वता देनी चाहिए हमको। तो ये जेंडर इक्वलिटी के बेस पे क्या करता है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इसके अंदर बढ़ाने का ये गति शक्ति स्कीम काम करती है। तो ये हमने बात कर दी स्वीडन इंडिया का नोबेल मेमोरियल वीक के अंदर शी स्टेम का संश्लेषण किया है, जिसमें अनलिश देयर इमेजिनेशन की यहाँ पे प्रोत्साहित करने का बात कही है। तो एज अ पार्ट ऑफ स्वीडन नोबेल सिस्टम द एनुअल इवेंट साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सस्टेनेबली वाज सक्सेसफुल हेल्ड फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। तो तीसरी बार इसका वो हुआ है। द एनुअल इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद द अटल इनोवेशन मिशन का पार्टिसिपेशन हुआ है। जो अटल इनोवेशन किसका पार्ट है? ये किसका है? नीति आयोग के अंदर ही इनिशिएटिव है। नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द जर्मन सेंटर इनोवेशन एंड रिसर्च दिल्ली, इन सब ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्ड किया है। एम्बेसडर ऑफ स्वीडन टू इंडिया के जो स्वीडन के अंदर इंडिया के जो एम्बेसडर है वो कौन है? H.E. जैन थेल्साफ। H.E. जैन थेल्साफ जो है क्या है? इंडिया के एम्बेसडर है टू द स्वीडन, हु ऑल्सो एड्रेस द स्टूडेंट्स वाया वीडियो मैसेजिंग से स्टूडेंट को उन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। वी आर वेरी हैप्पी टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ सी स्टेम। इन्होंने बोला है कि हम बहुत खुश है इस ट्रेडिशन को जो सी स्टेम वाला है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल वीक। ये क्या है? एक फ्लैगशिप इवेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज विनर ऑफ दिस ईयर सी स्टेम वीडियो चैलेंज में इन्होंने बोला है। भारत में स्वीडन के राजदूत H.E. जैन थेल्सफ ने जिन्होंने वीडियो संदेश के द्वारा क्या बोला है? हम सी स्टेम की परंपरा को जारी रखते हुए बहुत खुश है। यह स्वीडन भारत नोबेल मेमोरी वीक का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस वर्ष के सी स्टेम वीडियो चैलेंज के सभी विजेताओं को बधाई देने की इन्होंने बात की है। अब बात करते हैं डबलिंग फाइनेंस फ्लोज इनटू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बाय 2025 टू डील विद द ग्लोबल क्राइसिस। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने बोला है कि ग्लोबल क्राइसिस को अगर हमें डील करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को 2025 तक क्या करना है? हमें अच्छा से और उसको क्या करना है? डबल उसको फाइनेंस करना है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं किसकी?
हम यहाँ बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। अगर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट निकाली गई है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। कौन सी रिपोर्ट? स्टेट फाइनेंस फॉर नेचर। क्या निकाली गई है? स्टेट फाइनेंस फॉर नेचर 2022, ये रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें बोला है कि किस तरह से हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहिए इसके अंदर, और यहाँ पे हमें एनबीएस का जो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन को डबल करना है 2025 तक और ट्रिपल करना है 2030 तक। कितना करना है? 2000 तक कितना करना है? 2030 तक कितना करना है? ट्रिपल करना है, इसका ट्रिपल करना है। यहाँ पे ट्रिपल करने की बात कही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नेचर बेस्ड सोल्यूशन का? जिस तरह से हमारी बायोडाइवर्सिटी, किस तरह आपको पता है किस तरह से बायोडाइवर्सिटी कितनी बदतर तरह से खराब होती जा रही है, उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात की है। और हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, उसके द्वारा जो हमारा टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, तो उसको क्या करना है? लिमिट करना है हमको। जो टेम्परेचर है हमारे ग्लोबली का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने चाहिए, उसको लिमिट करना है हमें। और अगर बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, जिस तरह से लैंड जो है डिग्रेड हो रही है, या फिर जिस तरह से कह सकते हैं हम जो मरुस्थल है वो जिस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से लैंड जो वो क्या होती जा रही है, वो भी क्या होती जा रही है? डेजर्ट होती जा रही है। तो उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे किसने बात की है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट रिपोर्ट के द्वारा यहाँ बात कही गई है। अगर नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात करते हैं तो नेचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज जो है वो सही हो सकते हैं, क्लाइमेट के अंदर क्या हो सके, क्या कर सके, क्लाइमेट के अंदर कोई आपदा ना आए। अगर हम कुछ चीज़ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर नेचर के द्वारा सोल्यूशन, जैसे कि रिसाइकल बिन करो, कोई भी चीज़ उसको रिसाइकल करो आप, तो वो भी क्या करेगा, इसके अंदर नेचर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर हेल्प आउट करेगा। किसके अंदर? हेल्प आउट करेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, लैंड, जैसे मैंने अभी आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए, क्या बताए थे? क्लाइमेट बताया था, बायोडाइवर्सिटी बताया था, और लैंड डिग्रेडेशन गोल्स को रीच करना है, और इन्वेस्टमेंट इनटू नेचर बेस्ड सोल्यूशन के इन्वेस्टमेंट करके $384 मिलियन 2025 तक देगा, मोर देन डबल ऑफ द करंट $154 बिलियन ईयर अगो। अभी हमारे यहाँ पे 154 मिलियन ईयर जो है ग्लोबली दिया जाता है, अब इसको क्या किया गया है, यूएस डॉलर ने क्या किया है, इसको डबल कर दिया है पैसे को। नेचर नेगेटिव फ्लोज जो है, नेचर के जो नेगेटिव फ्लोज है, जैसे कि पब्लिक सोर्सेज विच आर 3 to 7 times लार्जर देन इन्वेस्टमेंट इन अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन नीड टू बी फेज्ड आउट, रिपर्पस्ड एंड रिफॉर्म। प्राइवेट कैपिटल ओनली रिप्रेजेंट है 17%। तो यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल जो है, प्राइवेटली उनको क्या बोला है, इंप्रूव करने के लिए बोला है। टोटल इन्वेस्टमेंट नेचर बेस्ड सोल्यूशन में बहुत कम है उनका, तो दिस विल राइज बाय सेवरल ऑर्डर। तो इसको हमें क्या करना है, इसको राइज करना है। बाकी बहुत सारे सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन द कमिंग ईयर टू फाइनली स्टार्ट द harnessing the power of nature to reduce and remove the emission, restore degradation and seascapes and turn the tide biodiversity loss. Private sectors जो है will have to combine net zero with the nature positive. तो यहाँ पे पूरा मिला के ये बोला है कि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट कैपिटल से वो किस तरह से नेचर के अंदर जो है क्या कर सकती है, एक कंट्रीब्यूट कर सकती है, बिग कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो यहाँ पे इनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बात की, जैसे कि प्रकृति की शक्ति का उपयोग शुरू करने, खराब भूमि और समुद्र के किनारे को बहाल करने और जैव विविधता के नुकसान पर ज्वार को मोड़ने के लिए इसने आने वाले वर्ष में परिमाण के कई आदेश बढ़ाना होगा। निजी क्षेत्र के अभिनेताओं को शुद्ध शून्य और प्रकृति सकारात्मक के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है नेट जीरो के साथ हमें कंबाइन करना पड़ेगा विद द नेचर के पॉजिटिविटी के साथ में। ओके, तो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स की यहाँ पे मेजरली बात की है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन को पीपल के सामने अवेयर फैलाओ, किस तरह से हम सही कर सकते हैं। मैंग्रोव्स जो हमारे कोस्ट के आसपास होते हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंग्रोव्स क्या करते हैं, जो भी यहाँ से कोई भी सुनामी या फिर कह सकते हैं कोई भी साइक्लोन आता है तो ये यहाँ आने से बचाता है। तो मैंग्रोव्स की यहाँ पे मेजरली बात की है, कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहाँ पे जो सी स्कैप्स के बारे में बात की है वो मैंग्रोव्स की ही बात कही गई है।
अब बढ़ते हैं, रोड ट्रैफिक इंजरी इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमंग चिल्ड्रन एज 5 to 14 ईयर्स, WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये बोला गया है कि सड़क यातायात के द्वारा 5 से 14 के बीच के बच्चों की जो है मौत का दूसरा प्रमुख कारण बन गया है। अगर हम बात करते WHO के द्वारा जो हमारी इसमें थीम निकाली है वो कौन सी निकाली है, तो प्रिवेंटिंग द इंजुरीज एंड वायलेंस, प्रिवेंटिंग, इसमें बोला है कि प्रिवेंट करो इंजुरीज को, इंजुरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू निकाल के मतलब इस तरह की थीम निकाली है। तो ये थीम किसने निकाली है, ये WHO ने ये थीम निकाली। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस किसकी थीम है, तो सॉरी ये WHO की थीम है। यहाँ पे अगर हम बात करते इंजरीज की, तो इंडिया या फिर हम ग्लोबली बात कर सकते, तो रोड एक्सीडेंट जो है वो 6 लार्जेस्ट या फिर 6 ऐसा कॉज बन गया है डेथ का, 6 डेथ का कॉज बन गया है, 6 जो है वो लार्जेस्ट डेथ का कॉज बन गया है, 6 डेथ का कॉज बन गया है कौन, रोड ट्रैफिक। और यहाँ पे बात करते तो 5 में से 3 जो है, 5 में से 3 जो डिजीज या फिर कॉज कह सकते हैं वो कौन कौन से, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 5 में से 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इंजुरीज जो होती है थ्रू द ये रोड ट्रैफिक की वजह से या फिर डेथ जो होती है, एंड डेथ जो रोड ट्रैफिक की वजह से होती है, ये फर्स्ट है। सेकेंड बात करते तो होमिसाइड, जो एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है वो है, और एक थर्ड क्या है, सुसाइड। तो ये 3 ऐसे आंकड़े हैं, 5 में से 3 आंकड़े ऐसे जिसके द्वारा मौत बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह से आजकल हम देखते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी क्या करना लग जाते हैं, बाइक वगैरह चलाने लग जाते हैं, तो आप उनको, अपने बच्चों को भी रोकिए और अपने आसपास भी अवेयरनेस फैलाए कि जो है रोड ट्रैफिक के रूल्स को हम फॉलो करें, विदाउट लाइसेंस अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। और इसका जो है WHO के द्वारा या फिर हम आपके आसपास में जो भी गलत यूज करते हैं ट्रैफिक रूल्स को या फिर छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं उनको भी आप रोके, तो ये काफी जो है मदद करेगा डिक्रीज करने में, डेथ रेट को डिक्रीज करने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 23 बिलियन डिजिटल पेमेंट वर्थ 38.3 लाख करोड़ इन क्वार्टर थर्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया भारत ने क्वार्टर 3 में 38.3 लाख करोड़ रुपए की जो है क्या क्या भुगतान किया है, और वे जो है डिजिटल के द्वारा हमने भुगतान रिकॉर्ड किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जैसे हम यूज करते हैं यूपीआई, आजकल जो फोन पे हम यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट करते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, आपका रोजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब का है डिजिटल पेमेंट। और इसमें क्या आता है, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जैसे हम मॉल्स में और जाते हैं ना तो वो यूज करते हैं। तो ये क्या है, सारे डिजिटल पेमेंट्स के क्या है, ये एक पहलू है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की, तो यहाँ पे यूपीआई के द्वारा सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, यूपीआई का। यूपीआई ने जो है 88% क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, इन्होंने 88% तक ट्रांजेक्शन किए। और यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने 71% तक क्या किया, इन्होंने गेन किया है। कितना, 71% इन्होंने क्या है गेन किया है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है यहाँ पे कितना हम कह सकते हैं इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ है 3.5 तक, 3.5 ट्रिलियन तक जो है यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे इनकी बात करते हैं यूपीआई की, तो यूपीआई का कितना हुआ है 32.5 समथिंग ट्रिलियन जो यहाँ पे ऐड हुआ है। और अगर यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पे 1.8 समथिंग डेबिट कार्ड का कंट्रीब्यूशन हुआ है। ये हो गई हमारी किसकी, डिजिटल पेमेंट की बात। अब ये डिजिटल पेमेंट जो है सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम इसको, टॉप 10 स्टेट्स के अंदर की बात करते हैं तो कौन कौन आया जिसमें ये जो है डिजिटल पेमेंट का जो हमने कंट्रीब्यूशन वर्थ हमने निकाला है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखा है। तो ये हम बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला जो है टॉप 10 में से टॉप 3 बताया है किसको, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिया है, कर्नाटका एंड देन वी हैव केरला। ओके, इसमें यूपी, गुजरात, काफ़ी सारे स्टेट्स भी हैं। तो ये हमारा डिजिटल पेमेंट की बात हो गई।
अब हम बढ़ते आगे। द यूपीआई रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो 19.6.5 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें 32.5 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपको कितना बताया, 32.5 ट्रिलियन बताया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 32.5 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट डबल सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 88% क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर, और 71% इंक्रीज क्या हुआ है in the value in Q3 as compared to the same quarter last year. Reported an INS citing Worldline's digital payment report for the third quarter. This was followed by the credit card and debit card payment, which account 7% and 14% of the value. तो क्रेडिट कार्ड ने 7% किया है, और हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा 14% वैल्यू हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे आर्टिकल पे। तो स्पाइसमैन स्टाफ पार्टनरशिप विद स्पाइस मनी ने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ में टू पुश द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के अंदर जो विलेज, हमारा विलेज लेवल जो हमारा है, उसके अंदर स्पाइसमैन और एक्सिस बैंक ने दोनों ने मिलके फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने की, यहाँ पे पुश करने की बात कही है। क्या यहाँ पे पुश करने की बात कही है। तो यहाँ पे जो स्पाइस मनी है, इन्होंने क्या किया, एक अधिकारी नेटवर्क के द्वारा, थ्रू द अधिकारी नेटवर्क के द्वारा जो विलेजेस के अंदर जीरो बैलेंस के ऊपर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने की बात कही है। अधिकारी नेटवर्क किसके थ्रू, अधिकारी नेटवर्क के द्वारा, या फिर उसके थ्रू में क्या किया इन्होंने, जीरो बैलेंस के द्वारा, जीरो बैलेंस से जो है क्या किया है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को खोलने की यहाँ पे बात कही है। तो यहाँ पे जो है ये क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे, लोन देंगे, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं रूरल पीपल। और ये जो है एक स्टेप है, किसकी स्टेप है, ये रूरल से क्या करता है, अर्बन को मिलाने का, ये गैप को जो है वो फिल करने की बात करता है। इस गैप के ऊपर ब्रिज बनाने का ये क्या काम करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि मनी जो है, पैसा जो है हर जगह पहुंच सके। और इनके द्वारा जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इनके द्वारा जो है शुरू किया गया है, जो किसके लिए, स्मॉल मर्चेंट जो होते हैं, स्मॉल मर्चेंट जो हमारे कहाँ होते हैं, रूरल एरिया में स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं, उनको क्या करेगा, ई कॉमर्स के पोर्टल के द्वारा उनको हेल्प होगी। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि जनधन आधार के द्वारा क्या किया जाता है, जनधन आधार के द्वारा स्कीम बनाई है जिसमें फाइनेंशियली इंक्लूजन दिया जाता है, उनको फाइनेंस उनको हेल्प दी जाती है। अगर बात करते हैं आरबीआई और नाबार्ड, दोनों एक बैंक्स है, दोनों आरबीआई और नाबार्ड जो है बैंक्स है, इन दोनों के द्वारा भी जो है क्या दिया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हर जगह या फिर हर एक पीपल के पास में पहुंचाया जाता है। तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम लॉन्चेस एट बेगमपेट। तो हैदराबाद बेगमपेट में भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है, जहाँ से क्या होगा, गोल्ड जो है वो एटीएम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते आगे। द एटीएम वॉज लॉन्च इन द मार्केट बाय द गोल्ड सिक्का कंपनी। गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा ये एटीएम लॉन्च हुआ है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, चेयरमैन ऑफ द तेलंगाना वुमेन कमीशन। तेलंगाना की जो वुमेन कमीशन है उसके जो कौन है चेयरमैन, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने क्या किया, इनॉग्रेशन किया है गोल्ड एटीएम सेंटर का। द कंपनी सेड दैट द कस्टमर कैन बाय अ गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द 0.5 to 100 grams एंड रिसीव सर्टिफिकेट वेरिंग देयर प्योरिटी एंड वेट। गोल्ड एटीएम विल बी अवेलेबल 24 आवर्स अ डे। 24 घंटे तक जो है ये एटीएम जो है गोल्ड एटीएम वो उपलब्ध होगा। और यहाँ पे 0.1 से लेके 100 ग्राम के बीच में हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को खरीद सकते हैं। और अगर प्योरिटी इसका अगर आपको अनुमान लगाना पड़े कि क्या ये स्वच्छ है या नहीं है, क्या ये रियल है या नहीं है, उसकी शुद्धता और उनकी क्या कहते हैं इसको, वजन की अगर पुष्टि करनी हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल जाएगा, जिसके द्वारा आपको कोई संकोच नहीं करना पड़ेगा कि ये सोना सही है या गलत है। और अगर सोने के सिक्का की बात करते हैं तो गोल्ड एटीएम सोने के सिक्के के प्रमाण क्या बोला जाता है, हॉलमार्क, जिसके ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ होता है वो क्या होता है, रियल गोल्ड होता है। वो क्या होता है, रियल गोल्ड। तो अगर हॉलमार्क आता है तो हॉलमार्क क्या है,
किसको करता है नोट सिग्निफाई, ये करता है सोना रियल है या नहीं है। अब बढ़ते आगे। 6 वंदे भारत ट्रेन टू ऑपरेटेड ऑन द बिलासपुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र रूट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन December 11। तो 11 दिसंबर से क्या होगा, क्या जारी किया जाएगा या फिर भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, कौन सी 6 वनडे भारत ट्रेन का किया जाएगा, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र रूट के ऊपर चलने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं सारे वंदे भारत की बात करते हैं। तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन क्या हुई थी स्टार्ट, वो हुई थी दिल्ली वाराणसी से लेके कानपुर तक। कहाँ तक, दिल्ली वाराणसी लेके कानपुर तक हुई थी। और अगर हम सेकंड की बात करते तो ये हुई थी न्यू दिल्ली से कटरा। कटरा कहाँ है, कटरा जम्मू एंड कश्मीर। ये न्यू दिल्ली से क्या हुई थी, कटरा के बीच में। अगर हम थर्ड बात करते तो मुंबई के सेंट्रल स्टेशन से लेके गांधीनगर तक हुई थी। तो यहाँ पे मुंबई से क्या हुई थी, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, तो ये हमारे गुजरात के अंदर है। तो ये तीनों कहाँ है, दिल्ली कानपुर, न्यू दिल्ली कटरा, मुंबई गांधीनगर। और फोर्थ की बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली से अम्बू अंडोरा, या फिर हम कह सकते हैं न्यू दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट तक हुई थी। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के वहां तक हुई थी। और अगर फिफ्थ की बात करते तो ये हुई थी चेन्नई से लेके मैसूरू तक। कहाँ तक, चेन्नई से लेके मैसूरू, जो कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। तो ये हमारी वंदे भारत हुई थी और इसका इनॉग्रेशन जो है हमारे पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये हमारी 6 वंदे भारत कहाँ हुई है, भारत ट्रेन, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके नागपुर महाराष्ट्र तक। तो इंडिया एंड यूएस नेवीज एक्सचेंज एक्सपीरियंस ऑन मैरीटाइम स्पेशल ऑप्स अंडर 7th एडिशन ऑफ एक्साइज संगम। तो इंडिया और यूएस नेवी के बीच में एक्साइज संगम का एडिशन वापस हुआ है, जो एक्सपीरियंस करता है मैरीटाइम स्पेशल ऑप्स के बीच में। अगर इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो दोनों के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, अगर इंडिया और यूएस की बात करते हैं इन दोनों के बीच में होती है, एक तो युद्ध अभ्यास होती है। कौन सी, युद्ध अभ्यास, जिसका जो है हाल ही में 18th एडिशन हुआ था। कौन सा, 18th एडिशन हुआ था, युद्ध अभ्यास। और वज्र प्रहार, कौन सी, वज्र परिहार, ये दोनों किसके साथ होती है, ये दोनों यूएस के साथ होती है। और यूएस और इंडिया किसके अंदर और है, तो क्वाड के अंदर यूएस और इंडिया दोनों साथ में है। क्वाड एक सम्मेलन है, आपको पता ही है, क्वाड एक सम्मेलन है जिसमें इंडिया यूएस दोनों साथ में ऑस्ट्रेलिया है और साथ में कौन है, साथ में है जापान। ये जो है क्या करती है, पैसिफिक ओशन के साइड में अपना जो है महत्व बढ़ाने के लिए कॉपरेशन करती है। और इंडिया जो चाइना का जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के जिस तरह वो चाइना अपने पैर फैला रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी ये क्या कर रही है, क्वाड जो है चारों जने क्या कर रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत इम्पैक्ट इंडिया HAL बेल इन सिप्रीज लिस्ट टू टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स मेकर। तो आत्मनिर्भर भारत प्रभाव सिप्री की शीर्ष 100 वैश्विक हथियारों निर्माणों की सूची में भारत के HAL और बेल भी उसमें शामिल हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है मनाया गया है, तो ये 7 दिसंबर को हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया था। उसकी थीम क्या रखी गई, उसकी थीम है एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, वैश्विक विमान विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, इसकी क्या है, ये है इसकी थीम है। अगर सिविल एविएशन की बात करते तो इंडिया के अंदर हमारा मिनिस्टर्स कौन है, तो इंडिया के अंदर मिनिस्टर है ज्योतिराव सिंधिया। कौन है सिविल एविएशन के मिनिस्टर, सिविल एविएशन के मिनिस्टर की बात करते तो कौन है, कौन है, ज्योतिराव सिंधिया जी, ज्योतिराव सिंधिया जी। और अगर सिविल एविएशन की बात करते हैं तो हाल ही में जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी गई थी जिसमें 1028 के अंदर इंडिया की रैंक कितनी आई, इंडिया की रैंक आई है 48 नंबर पे। इंडिया का इंडेक्स या फिर इंडिया की जो पोजीशन कितने नंबर पे आई है, 48 पे, जो 50 टॉप कंट्रीज के अंदर इंडिया का नाम आया है। और ये चाइना से भी क्या है, आगे है। चाइना की बात करते हो उसका, चाइना का जो है वो 51st रैंक आया है। और अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन आया है, सिंगापुर आया है।
अगर फर्स्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी गई थी, उसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की 48th रैंक है। और फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन है? सिंगापुर। फर्स्ट कौन है? सिंगापुर। सेकंड की बात करते तो यूएई, और थर्ड की बात करते तो रिपब्लिक ऑफ कोरियन। कौन है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये आती है थर्ड रैंक के ऊपर। और इंडिया जो है वो टॉप 50 के ऊपर है और 51st है चाइना की रैंक। ओके, तो ये है हमारा ये सिविल एविएशन की जो है मैंने यहाँ पे आपको बात बता दी है। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया है ये टॉपिक्स। यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं और हम अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 इज हेल्ड इन विच सिटी? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस शहर में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर ये महोत्सव मनाया जाएगा। Who won 2 WBC titles by defeating Who won 2 WBC titles by defeating Thailand's Thanchokang Phanian in the Colombo? कोलंबो में थाईलैंड के थंचनोक फानान को हराकर 2 WBC खिताब किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं उर्वशी सिंह ने जीते हैं। किसने? उर्वशी सिंह ने जीते हैं। Which state hosts 2-day Silchar Sillet Festival to celebrate Barak? तो कौन सा राज्य बराक मनाने के लिए 2 दिवसीय सिल्चर सिलेट महोत्सव मनाया? तो ये आसाम के अंदर ये हमने महोत्सव मनाया है। कहाँ? आसाम के अंदर हमने महोत्सव मनाया। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है, काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये मनाया जाता है गुजरात के अंदर। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे सोलुंग फेस्टिवल, सियांग रिवर फेस्टिवल मनाया जाता। कौन सा? सोलुंग फेस्टिवल, सियांग रिवर फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर केरला की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रसिद्ध ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है मणिपुर के अंदर फेस्टिवल मनाए गए। तो मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे हाल ही में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? तो यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ वननेस सिंगालू फेस्टिवल मनाया है। फेस्टिवल ऑफ वननेस सिंगाली फेस्टिवल मनाया गया है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे हाल ही में सोनजाला फेस्टिवल मनाया गया। कौन सा? सोनजाला 2022 मनाया गया। और यहाँ पे पहली बार जो है ट्राइबल विंटर फेस्टिवल मनाया गया। कौन सा? ट्राइबल विंटर फेस्टिवल मनाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पहली बार ये मनाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनपीसीआई एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ थर्ड पार्टी ऐप टू कंप्लाई विद द यूपीआई मार्केट शेयर गाइडलाइंस बाय हाउ मेनी ईयर? तो एनपीसीआई ने यूपीआई मार्केट शेयर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तृतीय पक्ष ऐप्स के समाप्ति के कितने वर्ष तक बढ़ा दिए? तो इन्होंने बढ़ा दी है 2 वर्ष तक बढ़ा दी है। Union government is to introduce how many new bills in the upcoming winter session, including the Biodiversity Amendment Bill? तो यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र के जैव विविधता संशोधन विधेयक सहित कितने नए बिल पेश करने वाली है? तो ये करने वाली है कितने? 16 करने वाली है। अगर हम यहाँ बात करते हैं विंटर सेशन, तो हमारे जो है इकोनॉमी के अंदर या फिर हमारे इंडिया के अंदर 3 सेशंस होते हैं। कौन से होते हैं? 3 सेशन होते हैं। तो उसको हम नाम से जानते हैं BMW से नाम जानते हैं। तो बी से क्या हो गया? बजट सेशन। कौन सा हो गया? बजट सेशन। एम से हो गया मॉनसून सेशन। और डब्ल्यू से क्या हो गया? विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग बिल्स हो गए, तो यहाँ पे इनकी बात करने की बात कही है। और अपोजिशन पार्टी ने इसके ऊपर एक दबाव डाल के या फिर एक टिप्पणी की है कि अभी तक जो है ये नहीं हुए हैं, बिल्स को पारित नहीं किया है।
Which state passed a bill to make anti-conversion law more stringent, jail terms and fines enhanced for forced conversion, mass conversion? यहाँ पे बात की है कि किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून की ओर अधिक कठोर बनाना, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा के जुर्माने के लिए किसने पारित किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ क्या होता है? जब जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपना जो है रिलीजन किसी को अपने सामने पेश किया कि मेरा रिलीजन ये है, या फिर मैंने किसी बातों से किया या मैंने उसको सेलिब्रेट करके किया, तो ये चीज़ जो है वो हमने अगर किसी को बताई है तो उसको फोर्स नहीं करना है हमको कि वो उसको कन्वर्ट कर सके, राइट। तो आर्टिकल हमारे अंदर इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हुए जिसके दौरान हर किसी को हक है कि वो अपना क्या कर सके, अपना रिलीजियस को क्या कर सके, फॉलो कर सके। तो यहाँ पे इसकी एंटी कन्वर्जन लॉ की बात की गई है कि कोई भी जो है कोई भी इंसान जो है क्या नहीं कर सकता, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप धर्म को परिवर्तन कीजिए। ओके, आगे बढ़ते। प्राइवेट इक्विटी कंपनीज द कार्लियल ग्रुप एंड एडवेंट गेट द कंडीशनल नोट फॉर प्रोटेक्टिंग आरबीआई एक्वायरिंग 9.99% इन विच बैंक? तो निजी इक्विटी कंपनी द कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट को किस बैंक में 9.9% प्राप्त के लिए आरबीआई से शर्त मंजूरी मिली है? तो ये मिली है किससे? यस बैंक के द्वारा मंजूरी मिली है। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा। गवर्नमेंट इज टू लॉन्च विच ट्रेंच ऑफ भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड फ्रॉम December 2022? तो सरकार को 2 दिसंबर 2022 से भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड के कौन से किस्त लॉन्च करने की बात की गई है? तो ये किस्त चौथी किस्त की बात की गई है। Which state high court prohibited the use of mobile phones on temples? तो टेम्पल के अंदर, मंदिरों के अंदर मोबाइल को यूज करना, मोबाइल को रोक लगा दिए, प्रतिबंध किसने लगाया? तो किस स्टेट ने लगाया? ये लगाया है तमिलनाडु के स्टेट ने लगाया है। किसने लगाया है? तमिलनाडु के स्टेट ने ये लगाया है। HIV infection rate declines by what amount between 2010 and 2021? HIV इन्फेक्शन जो है वो कितना जो है 2010 और 21 के बीच में संक्रमण कितना कम हुआ है? तो ये 46% संक्रमण कम हुआ है। कितना? 46% हुआ है। HIV इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर हम बात करते हैं या फिर अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें भी हो सकती है। तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। Who has been awarded Padma Bhushan, India's third highest civilian award for 2022 in ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी? तो ट्रेड और इंडस्ट्री की कैटेगरी में किसको पद्म भूषण अवार्ड मिला है? तो ये मिला है किसको? सुंदर पिचाई जी को मिला है। किसको? सुंदर पिचाई को मिला है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप नई अपडेट्स ऐसे ही चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन रोज प्राप्त हो सके। तो मैं अपना सेशन आज यहीं तक रखती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।